नमस्कार, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब चैनल। बहुप्रतीक्षित बजट 2024 आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज पास कर दिया संसद में। उनका लगातार 7वां बजट था जो उन्होंने प्रस्तुत किया संसद में। बहुप्रतीक्षित बजट इसलिए भी था क्योंकि मोदी सरकार का के तीसरे कार्यकाल का ये पहला बजट था और थोड़ी उत्सुकता ये भी थी क्योंकि ये जो तीसरा कार्यकाल है इसमें मोदी सरकार के पास पूर्ण बहुमत नहीं है। नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड और चंद्रबाबू नायडू के टीडीपी के समर्थन से मोदी सरकार बहुमत में है और अपना ये पहला बजट पेश कर रही है उनके सहयोग से। तो देखना ये था कि इन दोनों सहयोगी दलों की इच्छाओं आकांक्षाओं की पूर्ति मोदी सरकार या निर्मला सीतारमण कैसे करती हैं, उनका दबाव कितना काम आता है या वो संतुष्ट हो पाते हैं या नहीं। लेकिन बजट प्रस्तुतिकरण के बाद जिस प्रकार से जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी के बयान आ रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि दोनों ही इस बजट में उनको दी गई धनराशि से काफ़ी खुश हैं, बम बम हैं। जब भी कोई बजट आता है तो सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात की होती है कि इनकम टैक्स का स्लैब क्या होगा, इनकम टैक्स घटेगा कि बढ़ेगा। निश्चित रूप से सरकार की आमदनी का प्रमुख स्रोत है ये। साथ ही साथ जो जनता भी है वो भी थोड़ा चिंतित रहती है कि उसको टैक्सेस के बोझ से मुक्ति दी जा सके। तो जब हम इनकम टैक्स की बात करते हैं इस बजट में, तो जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। अलबत्ता जो इनकम टैक्स की जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें बहुत अच्छे परिवर्तन किए गए हैं जिससे न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वालों को काफ़ी फ़ायदा होगा। न्यू टैक्स रिजीम में स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है पहले 50,000 था जिसको बढ़ा करके 75,000 कर दिया गया है और निश्चित रूप से इसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। उसके बाद 3 से 7 लाख पर 5%, 7 से 10 लाख तक पर 10%, 10 से 12 लाख तक आमदनी पर 15% टैक्स और 12 से 15 लाख तक पर 20% टैक्स। और इसके बाद जो लास्ट स्लैब है 15 से अधिक यानी 15 लाख से अधिक अगर किसी की आमदनी है तो उस पर 30% का इनकम टैक्स लगेगा। तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा राहत देने की कोशिश की है निर्मला सीतारमण ने न्यू टैक्स रिजीम को अपनाने वालों के लिए। इसके अलावा टीडीएस अगर समय पर न दिया जाए तो अब इसे अपराध नहीं माना जाएगा। इसके अलावा कैपिटल गेन पर भी निर्मला सीतारमण ने अपनी ध्यान अपना दिया है और कैपिटल गेन छूट की जो सीमा थी वो 25,000 से बढ़ाकर अब 1,25,000 कर दी गई है और काफ़ी इसका बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन टैक्स है यानी 1 साल से ऊपर का जो निवेश होगा उस पर मुनाफा 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की जो 1 साल से कम का निवेश है तो उसकी सीमा 20% कर दी गई है जो पहले 10% थी। अब लोगों को बड़ी उम्मीदें थीं या क्यूरियोसिटी थी कि इस जो तीसरा जो कार्यकाल है मोदी सरकार जिसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला है वो बजट पेश करते समय किन चीज़ों पर ध्यान देगी।
तो लोगों की इस क्यूरियोसिटी को निर्मला सीतारमन ने अपने बजट भाषण में पहले ही बता दिया कि इस तीसरे कार्यकाल में मोदी सरकार का ध्यान किस पर रहेगा। निर्मला सीतारमन ने पहले ही बता दिया कि शिक्षा और रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और इस पर बजट में 1.48 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा बजट में रोजगार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया गया है और पूरा फोकस ही इस बजट में इन पर रखा गया है, जिससे कि ये वर्ग जो है, विशेषकर युवा और मध्यम वर्ग, इसके अलावा एमएसएमई क्षेत्र, ये संतुष्ट हो, ये आगे बढ़े और इससे देश की प्रगति हो। जैसा कि आंध्र और बिहार के लिए मैंने बताया कि उसके लिए अलग से बड़े ऐलान किए गए और दोनों ही जो सहयोगी दल थे मोदी सरकार के, जनता दल यूनाइटेड जिसके मुखिया नीतीश कुमार और टीडीपी जो आंध्र प्रदेश में शासन में है, उसके मुखिया चंद्रबाबू नायडू, दोनों का दबाव था और उनके लिए अलग से विशेष व्यवस्था की गई। बिहार के लिए तो ज़बरदस्त बजट दिया गया, बल्कि आंध्र प्रदेश से ज़्यादा पैसा बिहार को दिया गया। वहाँ पर 3 नए एक्सप्रेस वे बनाने की बात की गई है, नए पुल बनाने की बात कही गई है, नए एयरपोर्ट्स बनाने की बात की गई है। इंफ्रा पर काफ़ी वहाँ पर ध्यान दिया गया है और उसके लिए बजट एलोकेशन किया गया है इस बजट 2024 में। चूँकि बिहार सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से एक प्रमुख प्रदेश है, इसलिए केंद्र सरकार ने उस पर विशेष ध्यान दिया है और जो क्षेत्र अभी तक अधूरे थे बिहार में, जैसे राजगीर, बोधगया, वैशाली, इसको धार्मिक पर्यटन के रूप में विकसित करने के लिए बजट में एक बड़ी धनराशि दी गई है। जैसे बोधगया जो हिंदुओं के लिए भी एक प्रसिद्ध तीर्थ है, पूरे विश्व से सभी हिंदू गया आते हैं अपने पितरों का तर्पण करने के लिए, लेकिन उनको वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है। इसी प्रकार गया जी में महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था और विश्व के सभी बौद्धों के लिए एक बड़ा तीर्थ स्थान है, लेकिन अभी भी यहाँ पर बोधगया या गया में बहुत अच्छा इंफ्रा नहीं था और मोदी सरकार ने इस पर विशेष ध्यान दिया है और वहाँ के लिए एक बड़ी धनराशि आवंटित की गई है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर इसको विकसित करने की बात की गई है। गया में जो विष्णुपद मंदिर है और महाबोधि मंदिर है, दोनों को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तरह विकसित करने की प्लानिंग की गई है और उसके लिए बजट एलोकेट किया गया है, जिससे कि धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा हो सके और बिहार में रोजगार और रेवेन्यू बढ़ सके। इसी प्रकार से आंध्र प्रदेश, जहाँ के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू हैं और भारतीय आईटी सेक्टर के एक तरह से जनक माने जाते हैं, हैदराबाद को हैदराबाद बनाने वाले चंद्रबाबू नायडू हैं, लेकिन अब चूँकि हैदराबाद आंध्र प्रदेश से अलग हो गया है, तो आंध्र प्रदेश को वो फिर से विकसित करना चाहते हैं और आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती के लिए 15,000 करोड़ की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा कृषि क्षेत्र के लिए भी आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष धनराशि का आवंटन किया गया है और चंद्रबाबू नायडू इससे पूरी तरीके से संतुष्ट हैं। तमाम पुरानी योजनाओं पर भी वित्त मंत्री ने विशेष ध्यान दिया है। जो पीएम आवास योजना थी, जो बहुत सफल रही, बिना भेदभाव के पूरे देश में पीएम आवास आवंटित किए गए और उसकी सफलता को देखते हुए 3 करोड़ नए घर बनाने के लिए बजट की व्यवस्था इस
बजट 2024 में किया गया है। इसके अलावा एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज़ के लिए नई क्रेडिट गारंटी की व्यवस्था भी की गई है, जिससे कि ये अपने उत्पादन से अर्थव्यवस्था में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकें। मुद्रा लोन जो काफ़ी सफल रहा, इसकी सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक कर दी गई है। रोजगार पर काफ़ी फोकस किया गया है, क्योंकि चुनाव के दौरान मोदी सरकार को रोजगार के मुद्दे पर ही घेरा गया था। इसके अलावा तमाम युवा भी उद्वेलित थे रोजगार को लेकर के। तो रोजगार पर इस बजट में विशेष व्यवस्था की गई है। केंद्र सरकार ने 5 साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग देने की व्यवस्था की है, जिससे कि वे रोजगार के लिए तैयार हो सकें। इसके अलावा घरेलू संस्थाओं में जो प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, उनमें पढ़ाई के लिए 10 लाख तक का एजुकेशन लोन देने की व्यवस्था की गई है। हर साल 1 लाख छात्रों को दिए गए कर्ज की राशि पर जो ब्याज लगेगा, उस पर 3% ब्याज की छूट के लिए वाउचर देने की व्यवस्था की गई है। यानी हर साल 1 लाख लोग अगर एजुकेशन लोन लेते हैं तो उस पर जो ब्याज दिया जाएगा, उस पर 3% की छूट की व्यवस्था की गई है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोफेशनल डिग्री वाले युवा देश में तैयार हो सकें। रोजगार कौशल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे कि निजी क्षेत्र में भी रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें। रोजगार कौशल प्रशिक्षण हेतु 5 साल में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, जिससे कि लगभग 4.1 करोड़ युवाओं को फ़ायदा होगा। वे अपना काम कर सकते हैं या निजी क्षेत्र में अपने योगदान को दे सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण एक घोषणा की गई है। शीर्ष कंपनियों में 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण घोषणा है। जो टॉप की कंपनियां हैं, उनको भी मैन पावर की ज़रूरत होती है, और सरकारी खर्चे पर 5 साल में उन कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे कि इंडस्ट्री की डिमांड को वो पूरा कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर उनको मिल सके। और इसके लिए 5 साल में उनको 5,000 मासिक मानदेय 12 महीने तक दिया जाएगा उनकी इंटर्नशिप पूरी करने के लिए। हर बजट में एक बहुत उत्सुकता होती है कि कौन सी चीज़ें सस्ती हुई और कौन सी चीज़ें महंगी हुई। निश्चित रूप से जिन पर टैक्सेस घटा दिए जाते हैं वो वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं, और जिन पर टैक्सेस बढ़ा दिए जाते हैं वो वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। सरकार अपनी पॉलिसी के तहत ये चीज़ें करती हैं। तो जो चीज़ें सस्ती हुई हैं उसमें दवा, मेडिकल पर कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है, जिससे कुछ प्रमुख बीमारियों जैसे कैंसर की दवाएं अब काफ़ी सस्ती हो गई हैं। इसके अलावा फ़ोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15% तक घटा दी गई है, जिससे कि फ़ोन और चार्जर भी अब देश में सस्ते हो जाएंगे, जो विदेशों से आयात होते हैं या विदेशों से मंगाए जाते हैं। भारतीय महिलाएं और गृहिणियां, जिनके लिए सोना और चांदी हमेशा आकर्षण का विषय रहता है, वो भी अब सस्ता हो जाएगा, क्योंकि विदेश से आने वाले सोने और चांदी पर 6% कस्टम ड्यूटी की कमी हो गई है, और सोना और चांदी जो है वो अब विदेश से मंगाना सस्ता पड़ने लगेगा। अब क्या महंगा हुआ है उस पर भी हम लोग थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। तो अमोनियम नाइट्रेट, इस
पर 10% कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है और अब ये भारत में आयात करना महंगा हो जाएगा। इसके अलावा जिस तरीके से प्लास्टिक को लेकर के चिंता व्यक्त की जा रही है, प्रदूषण को लेकर के, पर्यावरण को लेकर के, उसको देखते हुए नॉन बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% का कस्टम ड्यूटी बढ़ा दिया गया है, जिसके कारण ये प्लास्टिक जो बायोडिग्रेडेबल होगी वो अब महंगी हो जाएगी और इसके आयात को हतोत्साहित किया जाएगा, जिससे कि इस प्रकार की प्लास्टिक भारत में ज़्यादा न आ सके। तो बजट 2024 की ये मुख्य बातें थीं। आज के वीडियो में बजट पर बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग फिर से किसी नए मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है कि विक्रमशिला एकेडमी लखनऊ यूट्यूब को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।